ये कहानी जेफ की जिंदगी की सच्ची कहानी है, जिससे कुदरत उसके दोनों पैर छीन लेती है। वो अपनी जिंदगी में पूरी तरह से टूट जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या करेगा, पर शायद कुदरत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग स्ट्रॉन्गर। कहानी की शुरुआत होती है बॉस्टन से, जहां पर हमें जेफ नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक वेयरहाउस में काम करता है। जेफ दिल का बहुत अच्छा है, लेकिन अब तक उसने जिंदगी में कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। वो एक छोटे से अपार्टमेंट में अपनी मॉम के साथ रहता है, जिन्हें शराब पीने की आदत है। जेफ को बेसबॉल मैच देखना बहुत पसंद है। जब भी उसे वक्त मिलता है वो बेसबॉल का मैच देखने के लिए जाता है। रात को जेफ एक बार में जाता है, जहां पर उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड, जिसका नाम एरिन है, वो दिखती है। दरअसल इनका कई बार ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन जेफ अब भी एरिन से प्यार करता है। लेकिन वो एरिन को कमिटमेंट नहीं देता, इसीलिए बार बार वो उससे ब्रेकअप कर लेती है। हालांकि एरिन को पता है कि जेफ एक अच्छा लड़का है। अब बार में जेफ उससे मिलने के लिए जाता है। वो जेफ को बताती है कि वो आने वाली मैराथन में हिस्सा लेने वाली है। उसके लिए वो फंड जमा कर रही है। दरअसल यहाँ पर वो फंड को कलेक्ट करने के लिए आई होती है। और अब जेफ बार में बैठे सभी लोगों से कहता है कि एरिन मैराथन में हिस्सा लेने वाली है, जिसके लिए उसे फंड्स की जरूरत है। सब उसके जार में पैसे डालते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर कोई जेफ को जानता है। वो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ यहाँ पर टीवी पर बेसबॉल का मैच देखने के लिए आया है। एरिन के पास पैसे इकट्ठा हो चुके हैं। वो एरिन से कहता है कि कल मैं मैराथन देखने के लिए आऊंगा, मैं तुम्हारे लिए चीयर करूंगा, मुझे पता है कि तुम ही मैराथन जीतोगी। रात को वो एरिन के नाम का एक बोर्ड बनाता है और अगली सुबह वो डेड एंड पर पहुंच जाता है। उसे पता है कि एरिन इस रेस को जरूर फिनिश करेगी। और जब एरिन उसके पास पहुंचने वाली होती है, तभी जहां पर जेफ खड़ा होता है वहां पर एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है, जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। जेफ को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहां पर उसकी मॉम उससे मिलने के लिए आती है, जिन्हें डॉक्टर बताता है कि नीज से नीचे जेफ के पैर पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं, इसीलिए हमें उसके पैर काटने पड़ेंगे। जेफ के दोनों पैर काट दिए जाते हैं, जिससे जेफ की जान बच जाती है। हॉस्पिटल में एक इंश्योरेंस एजेंट आता है, जो जेफ की मॉम को बताता है कि जेफ ने अपना इंश्योरेंस करवाया था, इसीलिए हॉस्पिटल में जो भी उसका खर्चा होगा वो सारा इंश्योरेंस कंपनी देगी। साथ ही जॉब छोड़ने के बाद सैलरी भी उसे इंश्योरेंस कंपनी देगी। ये जानकर उसकी मॉम को बहुत तसल्ली मिलती है, क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा सेविंग्स नहीं होती। कुछ दिनों के बाद जेफ को होश आ जाता है। उसका कजन उसके पास होता है। जेफ उससे पेन और पेपर मांगता है, क्योंकि इस वक्त वो बोल नहीं सकता। वो पेपर पर लिखता है, क्या एरिन ठीक है? वो बताता है कि एरिन पूरी तरह से ठीक है। जेफ कहता है कि मैंने उन आतंकवादियों को देखा था जिन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट किया है। और जब जेफ की मॉम को ये बात पता चलती है, वो FBI को इन्फॉर्म करती है। वहीं अब एरिन जेफ के पास आती है। एरिन बहुत ज्यादा उदास है। दरअसल जब से बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, तब से वो हॉस्पिटल में ही है। उसे लगता है कि आज जेफ की जो भी हालत है उसकी वजह वही है, क्योंकि उसी को चीयर करने के लिए वो वहां पर आया था। वहीं FBI को जब पता चलता है कि जेफ ने उन आतंकवादियों को देखा था, तो वो जेफ से मिलने के लिए आते हैं। जेफ उन दोनों का हुलिया उन्हें बताता है, जिसके बाद जल्दी वो उन दोनों को पकड़ लेते हैं जिन्होंने वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट किया था। जेफ का परिवार बहुत खुश होता है, क्योंकि जेफ की वजह से वो दोनों आतंकवादी पकड़े गए। और जेफ की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी है। वो अपने इन हालातों से लड़ रहा होता है। डॉक्टर उसके पैर की पट्टियों को बदलने के लिए आते हैं, जिस दौरान उसे बहुत दर्द होता है। एरिन भी उसके पास होती है। वो जेफ को किसी तरह से संभालने की कोशिश करती है, पर जेफ को ये दर्द सहना ही पड़ता है। डॉक्टर चले जाते हैं। एरिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जेफ से कहती है कि आज जो भी तुम्हारी हालत है उसके कारण मैं ही हूँ, तुम मुझे चीयर करने के लिए आए थे। जेफ उसे समझाता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जिंदगी में जो होना होता है वो हो जाता है। जल्दी अब जेफ को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, क्योंकि जेफ की वजह से वो दोनों आतंकवादी पकड़े गए थे। इसीलिए बहुत सारे लोग उसे देखने के लिए आए होते हैं, क्योंकि अब वो बॉस्टन का हीरो है। जल्दी जेफ अपने घर पहुंच जाता है, जहां पर उसके डैड और कुछ और लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। जेफ का अपार्टमेंट बहुत छोटा है, जो कि ऊपर के फ्लोर पर है। उसकी व्हीलचेयर वहां तक नहीं जा सकती, क्योंकि इनके घर पर कोई लिफ्ट नहीं है। जेफ को किसी तरह से ऊपर ले जाया जाता है, पर घर में बहुत सारे लोग होने की वजह से उसे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा होता है।
जाता है। वो एरिन से कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है। वॉशरूम में जाकर वो बाथ टब में बैठ जाता है। एरिन वहां से चली जाती है। एरिन के जाने के बाद वो बाथ टब में बैठकर बहुत देर तक रोता रहता है। उसे पता है कि उसकी जिंदगी अब बहुत मुश्किल हो चुकी है। बिना पैरों के वो पहले जैसी नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकता। अगली सुबह जब वो उठता है तो वो भूल जाता है कि अब उसके पैर नहीं रहे। वो नॉर्मल तरीके से उठने की कोशिश करता है, इसीलिए वो गिर जाता है। और अब उसकी मॉम उसे रिहैब सेंटर ले जाती है, जहां पर उसे कुछ एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं कि जब उसे प्रोस्थेटिक लेग्स दिए जाएं तो वो आराम से उनका यूज कर पाए। उसके लिए उसे अपने पैरों में ताकत की जरूरत होगी। यहाँ पर जेफ को अपने घर में कमोड में बैठने में, उठने में, छोटे मोटे काम करने में बहुत तकलीफ हो रही होती है। इसीलिए वो एरिन को कॉल करता और कहता है कि ये सब मैं अकेला नहीं कर सकता, मुझे तुम्हारी जरूरत है। एरिन उसके पास आ जाती है। वो हर एक काम में उसकी मदद करती है। जेफ के बहुत सारे लोग इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं। साथ ही उसे बहुत सारी जगह गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता है। एक मैच की ओपनिंग के लिए उसे बुलाया जाता है, जहां पर उसे फ्लैग को सबको दिखाना होगा। और जब जेफ उस जगह जाता है तो वहां पर बहुत भीड़ होती है, जो सब उसे चीयर कर रही होती है। भीड़ की आवाज से वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। उसे वही दिन याद आ रहा होता है जिस दिन बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, इसीलिए वहां से चला जाता है। लिफ्ट में भी वो अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाता। इरिन उसके साथ होती है। वो इरिन से कहता है कि अब मैं तुम्हारे लायक नहीं रहा, तुम मेरी जिंदगी से दूर चली जाओ। दरअसल वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुका है। एरिन इस बात को समझती है। ये दोनों के दोनों घर वापस आ जाते हैं, जहां पर जेफ एरिन से माफी मांगता है। और आज बहुत वक्त के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। जेफ एरिन को बताता है कि भीड़ में उसे बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, इसीलिए ना तो किसी इंटरव्यू में और ना ही किसी शो में जाना चाहता है। वो कहती है कि तुम्हें अपनी मॉम से बात करनी पड़ेगी। तुम्हारी मॉम ही तुम्हारे लिए हर एक इंटरव्यू और हर एक शो को अरेंज करती है। अब अगले दिन जब इनके घर पर बारबेक्यू पार्टी होती है तो जेफ की मॉम बताती है कि बहुत जल्दी जेफ को हम सब एक नए शो में देखेंगे। एरिन जेफ से कहती है कि तुम्हें अपनी मॉम को बता देना चाहिए। और अब जेफ अपनी मॉम से कहता है कि मैं भीड़ में नहीं जाना चाहता, मैं किसी शो का हिस्सा नहीं बनना चाहता। भीड़ में जाकर मुझे दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। मुझे वही पल याद आते हैं जब मेरे पास बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। उसकी मॉम कहती है कि तुमने मुझे इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। साथ ही वो इरिन को भी उल्टा सीधा कहती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो इरिन के कहने पर ये सब कुछ कर रहा है। रात को बहुत ज्यादा शराब पी लेती है और इनके दरवाजे को नॉक करती है और कहती है कि तुम्हें उस शो का हिस्सा बनना चाहिए, मैं चाहती हूँ कि तुम बहुत बड़े आदमी बनो। पर जेफ साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि वो अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा करना चाहता है। उसकी जिंदगी एक बार फिर से पहले की तरह हो जाती है। वो अपने दोस्तों से मिलने जाता है, उनके साथ शराब पीता है। शराब पीने के बाद जेफ कहता है कि आज गाड़ी मैं चलाऊंगा। उसका दोस्त कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है, तुम्हारे पैर नहीं रहे। जेफ कहता है कि मैं सिर्फ स्टीयरिंग को कंट्रोल करूंगा, क्लच और ब्रेक को तुम कंट्रोल करना, जब भी मैं कहूं तुम क्लच और ब्रेक दबा देना। उसका दोस्त ऐसा ही करता है। वो नीचे बैठकर क्लच और ब्रेक को कंट्रोल करता है और अब जेफ गाड़ी चलाता है। वो बहुत स्पीड में गाड़ी चला रहा होता है। एक पुलिस की गाड़ी इनका पीछा करना शुरू कर देती है। वो इनकी गाड़ी को चेस करके रोक लेती है और जब पुलिस वाला जेफ को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। उसे पता है कि जेफ कौन है, इसीलिए वो जेफ के साथ एक सेल्फी लेकर वहां से निकल जाता है। रात को एरिन जब घर आती है तो वो देखती है कि जेफ बाथटब में बेहोश पड़ा है, क्योंकि उसने बहुत शराब पी रखी है। साथ ही उसकी मॉम भी नीचे होती है, वो भी बहुत ज्यादा नशे में होती है, इसीलिए उसे जेफ के बारे में कुछ एहसास नहीं होता। इस बात से एरिन को बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन जब ये रिहैब जा रहे होते हैं तो एरिन के बीच में और जेफ की मॉम के बीच में आर्गुमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं। जेफ उन दोनों को चुप रहने के लिए कहता है। जल्दी रिहैब पहुंच जाते हैं, जहां पर आज पहली बार जेफ को प्रोस्थेटिक लेग्स को यूज करना है। वो उन्हें पहनकर चलने की कोशिश करता है, लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है। जेफ कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता। ये सब के सब वहां से निकल जाते हैं और जब ये गाड़ी के पास होते हैं एक बार फिर से एरिन के बीच में और जेफ की मॉम के बीच में आर्गुमेंट्स होते हैं। जेफ उन्हें चुप रहने के लिए कहता है और अब एरिन को गुस्सा आ जाता है और जेफ से कहती है कि तुम एक कायर इंसान हो। तुम अपनी मॉम को ये तक नहीं कह पाए कि तुम इंटरव्यू में नहीं जाना चाहते थे।
तुम्हें अपने आप को फेस करना शुरू करना होगा। और ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। वो अपनी सिस्टर के पास जाती है और बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं इस बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती हूँ। लेकिन जेफ अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है। उसकी सिस्टर कहती है कि तुम्हें जेफ से बात करनी चाहिए। वो जेफ से मिलने के लिए जाती है और उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये बात सुनकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि इस वक्त मैं इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं एक बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। हमेशा से मेरा सपना था कि मैं अपने बच्चे के पीछे भागूं, मैं उसे अपनी गोद में खिलाऊं, जिसके लिए मैं इस वक्त तैयार नहीं हूँ। आज मेरी जो भी हालत है इसकी वजह तुम हो। मैं जिंदगी भर तुम्हारे पीछे भागता रहा। उस दिन मैं तुम्हें चीयर करने के लिए आया था, जिस वजह से बॉम्ब ब्लास्ट में मेरे दोनों के दोनों पैर चले गए। ये सारी बातें सुनकर एरिन को बहुत गुस्सा आता है। वो गाड़ी से उतरकर अपने घर के अंदर चली जाती है। जेफ की व्हील चेयर वो नहीं निकालती और अब जेफ अपनी गाड़ी से निकलकर रेंगता हुआ दरवाजे के पास जाता है। वो दरवाजे को नॉक कर ही रहा होता है कि एक बार फिर से उसे दौरा पड़ जाता है। उसे वही पल याद आते हैं जिस पल में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। वो फूट फूट कर रोने लगता है और अब एरिन अपना सामान लेकर घर से निकल जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब वो रेस्टोरेंट में होता है तो एक आदमी उससे मिलने के लिए आता है। ये वही आदमी है जो जेफ को हॉस्पिटल तक ले गया था। जेफ उससे पूछता है कि तुम लोगों की मदद क्यों करते हो। वो कहता है कि मेरे 2 बेटे थे। मेरा बड़ा बेटा एक मरीन था जो देश के लिए शहीद हो गया। उसकी मृत्यु के बाद मैं पूरी तरह से टूट गया। मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया, इसीलिए मैं अपने छोटे बेटे पर ध्यान नहीं दे पाया। वो डिप्रेशन में चला गया। जल्दी उसने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। मैं अपने छोटे बेटे की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार समझता हूँ, इसीलिए मैं हमेशा दूसरे लोगों की मदद करता हूँ। अगर वक्त रहते मैंने अपने आप को संभाल लिया होता तो आज मेरा छोटा बेटा जिंदा होता। जब भी मैं किसी की जान बचाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने बेटे की जान बचाई है। हम चाहते हैं कि बॉस्टन में जो बेसबॉल का टूर्नामेंट होने वाला है उसका पहला बॉल तुम फेंको। जेफ को एहसास होता है कि जो वो अपनी जिंदगी के साथ कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। वो कहता है कि मैं जरूर टूर्नामेंट की पहली बॉल फेंकूंगा। दरअसल एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है और अब वो ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। वो दिन रात मेहनत करता है, जिस वजह से उसे थोड़ा थोड़ा प्रोस्थेटिक लेग्स पर कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। साथ ही वो बेसबॉल को फेंकने की प्रैक्टिस भी करता है ताकि पहली बॉल को वो अच्छे से फेंक सके। साथ ही वो एरिन को एक वॉइस मेल भेजता है जिसमें वो उससे माफी मांगता है और कहता है कि अब मैं हर एक जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। जल्दी वो दिन भी आ जाता है जब उसे टूर्नामेंट में पहला बॉल फेंकना होगा। चारों तरफ बहुत सारे लोग होते हैं, सब उसे चीयर कर रहे होते हैं और जेफ पहला बॉल फेंकता है। जब वो वहां से बाहर आता है तो उसके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं। तभी एक लड़का उसके पास आता है। वो कहता है कि मैं अपनी जिंदगी से बहुत निराश था और आज जब मैंने तुम्हें यहाँ पर देखा तो मेरे अंदर उत्साह भर गया। मुझे समझ में आया कि जिंदगी कितनी प्रेशियस है, हमें उसे जीना चाहिए। जिंदगी जीने का नाम है। यहाँ पर जेफ को भी एहसास होता है कि उसकी वजह से कितने सारे लोग मोटिवेट हो रहे हैं। इसीलिए वो तय करता है कि अब वो अपनी जिंदगी में अपने आप को और भी स्ट्रॉन्ग करेगा। इसके बाद वो गाड़ी में बैठता है जहाँ पर उसकी मॉम होती है। उसकी मॉम उससे माफी मांगती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए हर एक चीज अच्छी करने की कोशिश की। वो कहता है मॉम मुझे पता है। और अब वो अकेला ही एरिन से मिलने के लिए जाता है। उसने प्रोस्थेटिक लेग्स पहने होते हैं और उन्हीं लेग्स के सहारे चलता हुआ वो रेस्टोरेंट के अंदर जाता है जहां पर एरिन पहले से उसका इंतजार कर रही होती है। वो एरिन के पास बैठ जाता है। एरिन भी उसे प्रोस्थेटिक लेग्स के साथ चलते हुए देखकर बहुत खुश होती है। जेफ उससे माफी मांगता है। एरिन उसे माफ कर देती है। जल्द ये दोनों के दोनों शादी कर लेते हैं। 2014 में इनकी एक बेटी होती है और 2016 में ठीक 2 साल के बाद एरिन बॉस्टन की मैराथन दौड़ को पूरा करती है जहां पर उसके लिए जेफ चीयर कर रहा होता है। तो ये थी जेफ और एरिन की जिंदगी की सच्ची कहानी। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।